डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं द वर्क ऑफ सी वेव्स एंड रिजल्टेंट लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स यहाँ पर किस प्रकार से बनती हैं? समुद्र के किनारे पर जब समुद्र की धाराएं चलती हैं तो ये धाराएं किसी न किसी वेलोसिटी से और वॉल्यूम, उसका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जब ये दोनों चीज़ वेलोसिटी एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ एक साथ काम करती है और समुद्र के किनारे पर, ये समुद्र है और समुद्र के किनारे पर जब ये टकराती है, कोस्ट पर जब टकराती है तो एक प्रकार की लैंड फॉर्म को डेवलप करती हैं। जब ये लैंड फॉर्म डेवलप होती हैं तो इन्हीं लैंड फॉर्म्स को हम सी वेव्स द्वारा तैयार की गई लैंड फॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कुछ लैंड फॉर्म्स करवा चुका हूँ, जिनमें से हमने कुछ की थी, जैसे कि रिवर द्वारा, विंड द्वारा मतलब हवा के द्वारा, क्रस्ट टोपोग्राफी ग्लेशियर द्वारा बनाई गई जो लैंड फॉर्म्स होती है, हमने इस प्रकार की सभी चट्टानें की गई थी। इन सभी के अंदर हमने एक चीज कॉमन देखी थी। सबसे पहला जो काम होता है यहाँ पर होता है इरोजन का। दूसरा काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। और तीसरा जो काम होता है वो डिपोजिशन का काम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तीन मुख्य रूप से काम होते हैं। पहला जो काम होता है इरोजन मतलब काटना, दूसरा होता है जो कटा हुआ मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, और तीसरा जो काम होता है वो होता है डिपोजिशन मतलब कि जो भी कटा हुआ माल उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी अन्य क्षेत्र में नदियाँ उसको डिपॉजिट कर देती हैं। नदी हो गई, हवा हो गई, या फिर किस प्रकार से ग्लेशियर हो गया। तो ये इस प्रकार की जो टोपोग्राफी होती है ये हमने की थी। यहाँ पर हम जब करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सी वेव्स किस प्रकार से, समुद्र की जो धाराएं हैं, समुद्र की जो तरंग उठती हैं, वो किस प्रकार से लैंड फॉर्म्स को डेवलप करती हैं, हम यहाँ पर वो करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से लैंड फॉर्म डेवलप हो रही हैं, कोस्ट किस प्रकार का होता है, कोस्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, और कैसी कैसी लैंड फॉर्म्स यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर सी वेव्स में सी वेव्स, इसके अंदर वेव क्या होता है इस चीज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेव क्या होती है। वेव के अंदर दो चीजें देखने की होती हैं। सबसे पहले एक तो होता है ये क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। क्रेस्ट, इसको कहेंगे हम क्रेस्ट और इसको हम कहेंगे ट्रफ। तो यहां पर देखने की बात यह है कि यदि हम इसको थोड़ा सा चलिए और आगे करके देख कर देते हैं, यहां पर ये भी क्रेस्ट है और ये भी ट्रफ है। यदि हम दो ट्रफ के बीच की दूरी को मापें या फिर दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को मापें तो इन दोनों को मिलाकर तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट हमारी एक वेव बनती है, ठीक है। या फिर कहें हम ट्रफ टू ट्रफ, हमारी एक वेव बनती है। बात समझ में आ गई? यहां पर देख लिया आपने कि भाई इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक एक वेव्स है, एक वेव्स है। और यदि हम इस ट्रफ से इस ट्रफ तक जाएं तो भी एक वेव्स है, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं सी शोर। ये सी शोर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज देखने की जरूरत है कि सी शोर क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा हाई टाइड वाटर, हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर। हाई टाइड और लो टाइड
ये आपने ज्वार और भाटा नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बारी पानी समुद्र का जमीन के तट की तरफ फैलता है और दूसरी बारी जब पानी समुद्र की तरफ अंदर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर देखने की बात क्या है कि शोर क्या होता है। शोर इज अ लैंड, इट इज ए लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर। बात समझ में आई। तो ये वो लैंड होता है जो हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर के बीच का क्षेत्र होता है, इसी को हम शोर कहते हैं। यहां पर एक चीज और देखने की जरूरत है जिसको हम कहते हैं शोर लाइन। शोर लाइन क्या होती है? शोर लाइन क्या होती है? इट इज एन एक्चुअल लैंड वार्ड लिमिट ऑफ, it is actual landward limit of sea waves at a given point of time। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि शोर लाइन क्या होती है। समुद्र की मैक्सिमम लिमिट जो लैंड की तरफ हो सकती है, उस लैंड की लिमिट को, उस समुद्र की लिमिट को, ठीक है, हम शोर लाइन कहते हैं। यहां पर अब हम आगे देखेंगे कि समुद्र का जो कोस्ट होता है, सी कोस्ट कहेंगे जिसको हम सी कोस्ट, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, चलो देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे हम, जो ए इस तरह से, ए इस तरह से, और फिर लास्ट में इस प्रकार से। एक यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे लाइन, एक लाइन यहाँ पर लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक, दो और तीन इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक, दो और तीन, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये है लो टाइड वाटर, ये है हाई टाइड वाटर। तो बात समझ में आई कि ये लो टाइड वाटर है, ये हाई टाइड वाटर है, और ये द लैंड बियॉन्ड हाई टाइड वाटर। तो यहाँ पर एक, दो और तीन जो हमने लिखा है, यहाँ पर देखेंगे पहला जो एक है, इसका मतलब है बैक शोर। दो का मतलब है फोर शोर, और तीन का मतलब है ऑफ शोर। तो यहां पर आपने देखा कि समुद्र का जो तट होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है कि बैक शोर, फोर शोर एंड ऑफ शोर। तो यहां पर देखने की बात यह है कि बैक शोर क्या चीज होती है। बैक शोर हमारा बीच जोन होता है। फोर शोर जिसको हमने कहा, ये होता है इज ए लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर। और ये हमारा एक्चुअल सी या ओशियन होता है। ऑफ शोर हमारा एक्चुअल में जो सी और ओशियन होता है।
इसके साथ साथ हम इससे आगे की लिमिट को भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं ऑफशोर के बाद किस प्रकार से हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और किस प्रकार से आगे की टोपोग्राफी होती है समुद्र के अंदर, उसके बॉटम टोपोग्राफी को भी हम यहीं पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम एक और डायग्राम बनाकर देखते हैं। यदि हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, दिखा रहा है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट। और ये हमारा समुद्र है, पूरे का पूरा समुद्र है, ठीक है, सी है। ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ है। ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ, उसकी गहराई को दिखा रहा है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जहाँ पर आपने इस डायग्राम के अंदर देखा कि हमारा कोस्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, यहाँ लो टाइड वाटर के बाद यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है लो टाइड वाटर के बाद क्या होता है। तो जो ये वाला जो पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और जो तीसरा पार्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन। ये जो है इसको हम बोलेंगे डीप सी प्लेन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो पार्ट है ये होती है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है जो गर्त, जो गहराई, जो मैक्सिमम गहराई है, उसको यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है। तो ये चार मुख्य रूप से पार्ट आपको देखने को मिलते हैं समुद्र की बॉटम सरफेस के ऊपर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है डीप सी प्लेन और चौथा है आपका ट्रेंच। चलिए आगे देखते हैं। तीन प्रोसेस काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है इरोजन का। इरोजन का मतलब होता है अपरदन। अपरदन क्या होता है? काटना। अपरदन का मतलब होता है काटना। दूसरा जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि जो मटेरियल वो काटा गया है उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर लेकर जाना, ट्रांसपोर्टेशन, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जिसको हम हिंदी में कहेंगे अपवहन, अपवहन। तीसरा जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं निक्षेप, निक्षेपण करना। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि जो मटेरियल काटा गया उसी को ढोया गया और उसी को किसी दूसरी जगह पर ले जा करके जमा कर दिया गया।
तो जब ये तीनों प्रोसेस काम कर रहे होते हैं तो तीनों जब हम काटते हैं तो वहां पर भी कोई लैंडफॉर्म डेवलप होती है, वहां पर भी कोई ना कोई लैंडफॉर्म डेवलप होती है। और इसी प्रकार से जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पर भी कोई लैंडफॉर्म डेवलप हो रही होती है, और जब हम डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर भी कोई ना कोई लैंडफॉर्म डेवलप हो रही होती है। तो हम यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो लैंडफॉर्म डेवलप हुई है समुद्र द्वारा, समुद्र की वेव्स द्वारा, उन्हीं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और वो लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं वो लैंडफॉर्म से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला लैंडफॉर्म्स है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजन करने के लिए तीन मुख्य रूप से प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस है, ये सभी के पर सभी प्रोसेसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन या फिर कोरासन। दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एट्रीशन। और जो तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कोरोसन। यहां पर कोरासन और यहां पर कोरोसन, ए और ओ का ही अंतर होता है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होते हैं। यह केमिकली प्रोसेस होता है। देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले एब्रेशन। एब्रेशन के अंदर जितने भी समुद्र तट पर वेव्स के साथ कंकड़, पत्थर, पेबल्स, जितने भी इस प्रकार के वेव्स के साथ मिलकर चलते हैं तो वो सरफेस, जो सी कोस्ट होता है, सी कोस्ट के सरफेस को काटते हैं, सरफेस को काटते हैं। ठीक है। इसके अंदर जब वेव्स चलती हैं, जब वेव्स हमारी जो चल रही होती हैं, तो वेव्स के साथ मिलकर के बहुत सारे कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े छोटे छोटे से मिल करके जब चलते हैं तो वो अपने ही सरफेस को नीचे की तरफ, सरफेस एरिया को काटते हुए चलते हैं। जब ये सरफेस एरिया कटता रहता है तो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बनता है। कौन सी, किस प्रकार की वो लैंडफॉर्म डेवलप होगी वो हम लैंडफॉर्म्स के अंदर करेंगे। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सी वेव्स के साथ कुछ कंकड़ पत्थर मिलकर के अपने ही सरफेस एरिया को काटते हैं। एट्रिशन नंबर 2। अब जब सी वेव्स के साथ ये कंकड़ पत्थर आपस में मिलकर के एक प्रेशर के साथ प्रहार करते हैं अपने कोस्ट के ऊपर, तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं। आपस में भी एक दूसरे के साथ ये जब ये टकरा रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा कर एक दूसरे को भी छोटा कर देते हैं। छोटा और महीन कण कणों में टूट जाते हैं, महीन कोणों में टूट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे महीन कोणों में टूट जाते हैं तो आपने देखा होगा समुद्र कोस्ट के ऊपर छोटी सी बजरी नुमा मतलब कि रेत आपको मिलती है, वो इसी प्रकार से मिलती है, क्योंकि वो जब आपस में एट्रिशन, ये जब ये वाला प्रोसेस काम कर रहा होता है तो एक दूसरे के साथ साथ वो टकराते हैं। जब टकराते हैं, टकराने के बाद छोटी छोटी सी बजरी नुमा आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और तीसरा प्रोसेस होता है हमारा कोरसन। इसके अंदर केमिकल चेंज आते हैं, केमिकल चेंज आते हैं। केमिकल चेंज किस प्रकार से आते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो केमिकल चेंज किस प्रकार से आते हैं, देखिए यहां पर जब चट्टान, समुद्र कोस्ट जो सी कोस्ट है, यदि वो लाइम या फिर चूने से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं, हुई चट्टानों से, लाइम से बनी हुई जब चट्टान होती है, जब उनके साथ समुद्र का पानी
जब टकराता है और समुद्र के पानी के अंदर, तो समुद्र के पानी के अंदर CO2 की मात्रा भी पाई जाती है, जो चूना युक्त चट्टानों को काटती छाटती है और एक प्रकार का यहाँ पर लैंड फॉर्म डेवलप करती है। ठीक है, तो हमने 3 प्रोसेस देखे। सबसे पहला है एब्रेशन, दूसरा है एट्रिशन और तीसरा है कोरोशन। चलिए अब हम करने जा रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में जो अपरदन द्वारा लैंडफॉर्म बनती है उनमें सबसे पहली जो लैंडफॉर्म होती है वो होती है क्लिफ। क्लिफ किस प्रकार से बनती है आइए देखते हैं। जब हम देख रहे हैं कि भाई सी वेव्स तट से जब टकराती हैं, जब सी वेव्स तट से टकराती हैं तो इस तट के ऊपर एक इस प्रकार से लैंडफॉर्म डेवलप कर दी जाती है। ये सी है, यहाँ पर सी वेव्स टकराती हैं तो इस प्रकार से हैंगिंग एक क्लिफ बन जाती है। इस को ही हम क्लिफ कहते हैं। इस प्रकार की लैंडफॉर्म्स को ही हम क्लिफ कहते हैं। और जो यहाँ पर अंदर की तरफ जब पानी टकराता है, सी वेव्स का पानी टकराता है, यहाँ पर इस प्रकार से एक नोच बन जाती है जिसको हम नोच बोलते हैं। यही नोच आगे की तरफ बढ़ती रहती है और यहाँ से जब पानी टकरा करके पीछे की तरफ जाता है तो इस कटे हुए इरोजन मटेरियल को पीछे की तरफ बैक, यहाँ पर हम देखेंगे इसको दोबारा से देखते हैं कि जब इस प्रकार की लैंडफॉर्म डेवलप हो रही होती है तो जो भी मटेरियल होता है वो जब वेव्स का पानी यहाँ पर आकर टकराता है तो जितना भी मटेरियल इरोजन हुआ था वो सारे का सारा पानी के साथ बह करके वापस चला जाता है, जिसको हम बैक वेव्स उसको वापस लेकर चली जाती हैं। जो समुद्र की तरफ जब जा रही होती है तो उसको वापस लेकर चली जाती है और इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म्स। इस प्रकार से जो डेवलप होता है, जब यह प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है तो यहाँ पर आपको एक प्रकार की केव्स, जिसको हम गुफा कहते हैं, गुफा आपको देखने को मिलती है। जब यह पानी यहाँ पर दोबारा से इसको हम देख सकते हैं, इस प्रकार से जब बनता ही रहता है तो यहाँ पर एक इस प्रकार की गुफा डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स का ही उदाहरण है। इस प्रकार की जो लैंडफॉर्म डेवलप हो रही होती हैं तो यहाँ पर समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो लगातार प्रहार करती रहती हैं और जब समुद्र की लहरें जब प्रहार करती रहती हैं तो यहाँ पर एक और तरह की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल चिमनी। तो ये चिमनी किस प्रकार से बनती है इसको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब पानी गुफा के अंदर एंटर करता है, यहाँ पर देखिएगा केव्स के अंदर, जब केव्स के अंदर पानी एंटर करता है इसके साथ साथ हवा भी एंटर करती है। जो केव्स की छत होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। जब यहाँ पर ये इसी प्रकार से प्रेशर डालती रहती है तो इसके अंदर एक छेद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छत के अंदर एक छेद हो जाता है और ये जो छेद होता है इसी छेद को, ये गुफा है आपकी, ये आपकी गुफा है और गुफा के अंदर यहाँ पर एक छेद हो जाता है और जब यहाँ से पानी और हवा जब जाती है तो यहाँ पर एक प्रकार से विशल्स और एक सीटी की तरह आवाज़ आती है जब यहाँ पर पानी इसके अंदर एंटर करता है। तो जो इस प्रोसेस से इस प्रकार की लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल चिमनीज। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि नेचुरल आर्क क्या किस प्रकार से बनती है। नेचुरल आर्क में देखते हैं जब हम दो केव्स हैं, केव्स डेवलप हो रही है, इधर से भी डेवलप होती जा रही है और इधर से भी ये लैंडफॉर्म्स है, इधर से भी डेवलप होती जा रही है। तो ये भी गुफा है और ये भी गुफा है। जब ये दोनों की दोनों गुफाएं कटती एक दूसरे से ये पूरे का पूरा मटेरियल यहाँ पर कट जाता है, इरोजन हो जाता है इसका।
इरोजन हो जाता है, तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को से जो लैंडफॉर्म बनती है उसको हम नेचुरल आर्क कहते हैं। इसमें आर पार का रास्ता बन जाता है, और लास्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक एक प्रकार का समुद्र के अंदर इस प्रकार से खड़ी हुई चट्टान आपको जो दिखाई देती है, ये जो चट्टान होती है, इस चट्टान को ही हम इस प्रकार से पिलर से आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये जो चट्टानें हैं ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स का ही एक उदाहरण है। ये किस प्रकार से बनता है, देखिएगा। जो केव्स बनती हैं समुद्र के अंदर, मान लीजिए जो केव्स बनती हैं, इस प्रकार से केव बनती है। ये आपकी ये केव है, ये वाला पार्ट है आपका केव्स का पार्ट है, ये केव है। और यहाँ पर जब इसका ये छत नीचे गिर जाती है तो ये वाला जो पार्ट है ये समुद्र के अंदर इस प्रकार से खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, जिसको हम स्टैक कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैक है उसको हम कहते हैं ओल्ड मैन ऑफ हॉय। ये आपको ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होती हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म्स कहेंगे, उसको भी अभी देखते हैं किस प्रकार से डेवलप होती हैं। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ सी वेव्स। ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ सी वेव्स के अंदर जो सी वेव्स हमारी होती हैं, ये एक तो यहां पर देखते हैं लैंड की तरफ जा रही है, और ये इधर लैंड है, इधर सी है। यदि हम देखें और फिर सी से लैंड की तरफ जा रही है, यहाँ पर दो तरह से इनकी आपको देखने को मिलती है गति, कि भाई सी समुद्र से तो लैंड की तरफ जा रही है और लैंड से समुद्र की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जब जो जितना भी मटेरियल इरोजन किया हुआ मटेरियल, जो जिसकी बात हमने कहा था इरोजन मटेरियल, इरोजनल मटेरियल, इरोजनल मटेरियल की बात करते हैं हम। इरोजनल मटेरियल्स जितना भी सी वेव्स ने काटा था उसको, जो ये वाली करंट्स हैं ये वापस लैंड से समुद्र की तरफ ले जाती हैं, समुद्र की तरफ ले जाती हैं। ये जो वेव्स हैं इनको हम बोलते हैं बैक वॉश। बैक वॉश का मतलब क्या होता है कि समुद्र से जितना भी मटेरियल समुद्री वेव्स ने लैंड से काटा था वो सारे का सारा मटेरियल बैक वॉश जो करंट्स हमारी होती हैं वो वापिस समुद्र की तरफ ले जाती हैं। फिर दोबारा से यही करंट समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं, और यही जो मटेरियल जो यहाँ से लैंड से समुद्र की तरफ गया था वापिस सी से लैंड की तरफ आकर के बिछा दिया जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो वेव्स होती हैं वहां पर वेव का प्लेटफॉर्म बना देती है, वेव कट प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। और यही वेव कट प्लेटफॉर्म हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर भी पढ़ा था। इसके अतिरिक्त यदि समुद्र तट के साथ साथ यदि कोई परमानेंट करंट, ओशियन करंट मतलब ओशियन करंट यदि समुद्र के साथ साथ बह रही है, उसके कोस्ट के साथ साथ बह रही है, लैंड एरिया के कोस्ट के साथ साथ यदि कोई करंट बह रही है, मान लिया जाए कि ये यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है,
यदि इसके साथ साथ यहाँ पर इस प्रकार से कोई करंट बह रही है, समुद्र की धारा यहाँ पर बह रही है, तो वो क्या करती है कि जितना भी मेटेरियल यहाँ से काटा है इस तट के साथ साथ उसके पैरेलल पैरेलल डिपॉजिट कर देती है, पैरेलल डिपॉजिट कर दिया जाता है। यदि यदि इसके अतिरिक्त यदि यदि यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, बैक वॉश और करंट, सी वेव्स, बैकवॉश कौन सी थी और सी वेव्स कौन सी थी? बैकवॉश लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है, और सी वेव्स हैं जो वो सी से लैंड की तरफ चलती है। यदि इन दोनों में समानता है, सिमिलैरिटी है, यदि सिमिलैरिटी है तो एक प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। ये प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम किस प्रकार से अचीव होती है? इसका मेरा कहने का मतलब ये है, जितना मटेरियल लैंड से समुद्र की तरफ गया उतना ही वापिस से मटेरियल लैंड से समुद्र से लैंड की तरफ वापिस फिर से लाकर बिछा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। दोस्तों चलिए देखते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स किस प्रकार से डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लैंडफॉर्म्स है उसको हम बोलते हैं बीच। बीच बनने के लिए हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें ध्यान पर देखने की होती है। यहाँ पर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, नंबर एक प्रोग्रेडेशन, दूसरा है रेट्रोग्रेडेशंस। प्रोग्रेडेशंस के अंदर जो बीच का साइज है जो वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, लेकिन रेट्रोग्रेडेशंस में इसका साइज है जो वो डिक्रीज, साइज कम होता रहता है। जब इसका साइज कम हो रहा होता है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, द इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा हैवी है डिपोजिशन की तुलना में। लेकिन जब उसका साइज इंक्रीज हो रहा होता है, बीच का साइज जब इंक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पर डिपोजिशनल फीचर्स, डिपोजिशंस ज़्यादा हो रहा है इरोजन की तुलना में। तो हम यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे कि जहाँ पर स्लोप कम होगा, यहाँ प्रोग्रेडेशंस जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर स्लोप है जो वो जो ढाल कहेंगे हम जिसको, वो कम होता है, जबकि रेट्रोग्रेडेशंस में जो स्लोप है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आई कि बीज का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रोसेस से होता है, पहला है प्रोग्रेडेशंस और दूसरा रेट्रोग्रेडेशन। प्रोग्रेडेशंस के अंदर बीज का साइज हमेशा बढ़ता रहता है और इसमें डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इरोजन कम होता है। लेकिन रेट्रोग्रेडेशंस के अंदर इरोजन ज़्यादा होता है और डिपोजिशन कम होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा होता है और इसका स्लोप कम होता है। उसके बाद नंबर 2 आता है बार। बार क्या होता है? बार यदि हम देखें कि यहाँ पर ये आपका लैंड है और इस तरफ आपका सी है, इसके पैरेलली इस प्रकार से यदि कोई आपको सैंड का डिपोजिशंस आपको देखने को मिले और इस प्रकार का एक बार आपको दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं? बार। बैरियर्स किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं। बैरियर जो होता है हमारा वो बार का ही एक एक्सटेंडेड रूप, मतलब इसका एक लार्ज रूप देखने को मिलता है, जिस प्रकार से कि ये बार यहाँ पर छोटा है, यदि इसी का साइज हम बड़ा कर दें और ये साइज इतना बड़ा बन जाए, उससे डबल साइज हो जाए, उससे 4 गुना साइज हो जाए, तो ये जो जितना बड़ा बार होगा उसको हम क्या कहते हैं? बैरियर कहते हैं। स्पिट क्या होती है? स्पिट को देखते हैं। स्पिट में भी इसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये लैंड है, ये सी है, और सी के अंदर जब लैंड से हम इस प्रकार का एक हुक टाइप में, इस प्रकार का
एक डिपोजिशन देखने को मिलता है जो कनेक्टेड होता है लैंड से, लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। और जब ये लैंड के साथ कनेक्टेड होता है तो इसको हम स्पिट कहते हैं। और जब यही स्पिट, इसका आकार एक हुक की तरह बन जाता है, ये लैंड है हमारा, और इसका आकार यदि एक हुक की तरह बन जाए, इस प्रकार से एक हुक की तरह जब इसका आकार बन जाता है, तो इसी स्पिट को हम हुक कहते हैं। जब एक ही हुक के अंदर बहुत सारे हुक बन जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड हुक भी कहते हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं हम, इस प्रकार से ये इसी के अंदर एक और डेवलप हो गया, एक ये है, और फिर उसके आगे भी एक और आपका ये यहाँ तक है, और यहाँ पर इस प्रकार से एक और आपका हुक डेवलप हो गया। तो हुकों में बहुत सारे हुक, जब एक ही हुक के अंदर 3-4 हुक अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार के हुक, प्रकार की टोपोग्राफी को हम कंपाउंड हुक कहते हैं। और लास्ट में जो बनता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग बार्स। कनेक्टिंग बार्स क्या होते हैं? जब हम एक समुद्र के अंदर यदि कोई, ये लैंड है, ये सी है, और यहाँ पर कोई आइलैंड है, यदि यहाँ पर कोई आइलैंड है और इस आइलैंड को और समुद्र को कनेक्ट करने के लिए यदि कोई इस प्रकार का डिपोजिशन लैंडफॉर्म डेवलप हो जाता है, तो इस डेवलप कनेक्टिंग को, बार को ही हम कनेक्टिंग बार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा, इसको हम कनेक्टिंग बार को हम तंबोलो भी कहते हैं। तंबोलो, इसको तंबोलो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा सी वेव्स हैं वो किस प्रकार की लैंडफॉर्म डेवलप करती हैं। इसके पूरे के पूरे इस लेक्चर को मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप सभी से मैं अनुग्रह करता हूं, आप सभी से मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह लेक्चर समझ में आया होगा। और इस पूरे लेक्चर को यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो पेज है, इस पेज को हमने किया था, है। उसके बाद पेज नंबर 2 इसी पेज के पीछे पेज नंबर 2 था, है। तो अब हम पेज नंबर 3 देखते हैं। पेज नंबर 3 हमारा ए, यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर ए, जिसके अंदर हमने लैंड फॉर्म्स की, इरोजनल लैंड फॉर्म्स की थी। और उसके बाद हमने ये पेज नंबर 4 है, सॉरी ये आपका पेज नंबर 3 था, ये आपका पेज नंबर 3 था, और इसके पीछे ये वाला जो पेज है ये आपका पेज नंबर 4 है। और ये आपका लास्ट में पेज नंबर 5 आपका, ये आपका पेज नंबर 5 है। तो मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।